हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15 कवर करेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ताकि अगर आपको आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो आप वीडियो पे एंड तक बने रह सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 से लेकर 15 क्लॉज 6 तक कवर करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 15 क्लॉज 4 में जो केसेज हैं, चंपकम दोराई राजन का केस, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो सब डिस्कस की जाएगी। उसके बाद 13 क्लॉज 5 के अंदर क्यों 13 क्लॉज 5 आया था वो बताया जाएगा। 13 क्लॉज 5 में पीए इनामदार का केस है, वो डिस्कस किया जाएगा। और 15 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज 5 ये कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 15 क्लॉज 1 से। ठीक है, सबसे पहले 15 क्लॉज 1 बोलता है, आर्टिकल 15 बताता है हमको प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रख लो कि कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें हमको ये देखना है कि पर्सन वर्ड यूज़ हुआ है या सिटीजन वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर सिटीजन वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पर स्कोप रेस्ट्रिक्ट हो गया। पर्सन यूज़ हुआ है मतलब वहाँ पर सिटीजन, नॉन सिटीजन, नेचुरल, लीगल सब पर्सन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 में वर्ड यूज़ हुआ है सिटीजन, तो इसलिए द गारंटी अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, अनलाइक आर्टिकल 14 जहाँ पर एवरी पर्सन वर्ड यूज हुआ था। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो यही 5 ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पे स्टेट प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी वन ऑफ देम। 15 क्लॉज 2 के बारे में आते हैं। 15 क्लॉज 2 बताता है, 15 क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है कि सिटीजन्स इन प्रोहिबिट करता है सिटीजन्स इन स्टेट्स फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स एक्सेट्रा एंड ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, पब्लिक रिसोर्ट, वेल्स, टैंक्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो ऊपर 15 क्लॉज 1 में था जनरल डिस्क्रिमिनेशन की आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। 15 क्लॉज 2 में स्टेट और सिटीजन दोनों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सिटीजन या स्टेट दोनों shall not discriminate with regards to access to shops, public entertainment, public resort, wells, tanks, roads, etc. इन सब के में इन सबको एक्सेस देने में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी वन ऑफ देम। फिर अब ये तो हो गए दो जनरल रूल जो 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 में दे दिए कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन 15 क्लॉज 3 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि 15 क्लॉज 3 एक इसका प्रोवाइजो बन के आता है जो बोलता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब विमेन एंड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्टेट अलग से लॉज ला सकता है जो कि मैन के लिए नहीं है, वो सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन के लिए है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माने जाएंगे। उनको आप 15 क्लॉज 2 के तहत डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कह सकते, क्योंकि 15 क्लॉज 3 उसको ओवरराइड कर देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड इन फेवर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। तो लॉ तो मतलब पार्लियामेंट चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्पेशल लॉज बना के उनको अलग से उनको अलग बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं। ये 15 क्लॉज 3 बोलता है। अब 15 क्लॉज 4 की स्टोरी समझते हैं। देखो 15 क्लॉज 4 की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे 15 क्लॉज 4 आया पिक्चर में। तो सबसे पहले कहानी है 1951 की। 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का केस लगा। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन के केस में क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था जिसके थ्रू उसने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया था। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के थ्रू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया कि ये इस कास्ट के हैं तो इनको इतने रिजर्वेशन रहेगा, ये फलानी कास्ट के हैं इनको इतना रिजर्वेशन रहेगा। और इससे रिलेटेड एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द गवर्नमेंट ऑर्डर विच प्रोवाइडेड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द नेचर एंड इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड 15 क्लॉज 1। क्योंकि 15 क्लॉज 1 में हमने पढ़ा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑर्डर तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नमेंट का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 15 क्लॉज 1 के तहत। तो इस चीज़ को ओवरपास करने के लिए, इस चीज़ को ओवर रूल करने के लिए, दोराई राजन के जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट आई पिक्चर में पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया। पार्लियामेंट के पास पावर क्या है? लॉ बनाने की। सुप्रीम कोर्ट के पास या जजेस जुडिशरी के पास क्या पावर है कि वो जो लॉ बनाया उसको चेक करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में है या नहीं। तो ऊपर वाला कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में नहीं था गवर्नमेंट का ऑर्डर, तो उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर पार्लियामेंट अब लॉ बनाने आ गई, तो पार्लियामेंट ने 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया। 15 क्लॉज 4 ऐड किया, उसमें क्या बोला? 15 clause 4 said that irrespective of Article 15 and Article 29 clause 2, the state can make special provisions for advancement of socially and educationally backward classes, जिसको हम SEBCs भी बोलते हैं,
या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इनको पहले बोलते थे, अभी हम इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर 15 क्लॉज 4 के तहत स्टेट ने, पार्लियामेंट ने अपने ऊपर पावर, अपने पास पावर दे दी, अपने ऊपर पावर ले ली एक, किस चीज़ की, कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ SCBCs और SC/STs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SCBCs और SC/STs के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। ये 15 क्लॉज 4 में उन्होंने अपने आप को पावर दे दिया, thereby overriding the judgment of चंपकम दुराईराजन। यहाँ हमारा 15 क्लॉज 4 आ गया। अब 15 क्लॉज 4 आ तो गया, लेकिन सवाल ये आया कि अब आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ठीक है, आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, किस चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, इन्हीं मतलब सोशली SCBC और SC/STs को के फर्दर एडवांसमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। लेकिन ये जो एडवांसमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाओगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब SCBCs के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हो, या आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? तो इसीलिए फिर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन काका केलकर का 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हम फर्स्ट कमीशन भी बोलते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोलते हैं, वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340 एंड हियर हाउएवर यहाँ पर कमीशन को काम क्या दिया था? कमीशन को ये बताना था कि क्लैरिफाई करना था कि वेदर कास्ट शुड बी द डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बैकवर्डनेस। SCBC हमने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन करने के लिए क्या कास्ट के बेसिस पर डिटरमाइन कर लें? ये काका केलकर की कमीशन से बोला गया था क्लैरिफाई करने को, लेकिन इनसे ना हो पाया। तो कमीशन wasn't clarified, however the commission wasn't clarified whether the caste should be determining criteria for backwardness or not in granting रिजर्वेशन ग्रांट करने में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं, कास्ट शुड बी डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया और नॉट, ये इनको नहीं समझ में आया। तो फिर उसके बाद केस फाइल हो गया। फिर उसके बाद अगला केस आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का। ये सारे अभी फ्लो कौन सा चल रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तो आ गया, जिसमें आप SCBCs के लिए, SC/STs के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो फॉर एडवांसमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। लेकिन इशू ये था कि क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड अगर रिजर्वेशन देंगे तो वो 15 क्लॉज 1 के कॉन्ट्रावेंशन में हो जाएगा। तो जो आपने क्लास बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड कर दिया है 15 क्लॉज 4 के तहत कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को या SC/STs को आप दे सकते हो, लेकिन वो जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कास्ट के बेसिस पे डिटरमाइन हो रही हैं क्या, वो देखना है हमको। तो अगर कास्ट के बेसिस पे हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए अपने कमीशन बनाई थी, कमीशन कुछ नहीं बता पाई। तो फिर MR बालाजी का केस आया। देखो MR बालाजी के केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैसूर रिजर्व्ड 68% सीट्स फॉर SCBCs in educational institutions and reservation here was solely on the basis of caste and not on basis of class। अब हमने 15 क्लॉज 4 में क्लास के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना अलाउ किया था, ठीक है, स्टेट को अलाउ कर दिया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ मैसूर ने 68% सीट रिजर्व कर ली सोली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो फिर प्रोहिबिट कर जाएगा, क्योंकि वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला द क्लासेस विच आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ओनली दोज विल बी एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन एंड कास्ट शैल नॉट बी द बेसिस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। SCBC का जो रिजर्वेशन दे रहे हो आप, उस रिजर्वेशन में कास्ट शुड नॉट बी द बेसिस। आपको उन लोगों को रिजर्वेशन देना है हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उस क्लास ऑफ पर्सन को देना है रिजर्वेशन, उस क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। आप कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये क्लियर कर दिया MR बालाजी ने। तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा दिया गया था। और फर्दर हेल्ड दैट इन नो केस रिजर्वेशन फॉर SCBC कैन एक्सीड 50%। सो यहाँ पर जो 68% रिजर्वेशन था वो स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर उसके बाद अगला केस आया R चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का। R चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया फॉर रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कास्ट इनटू कंसीडरेशन। तो यहाँ पर काम सही हुआ, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया रिजर्वेशन का, किसको, SCBCs को, और यहाँ पर कास्ट को कंसीडरेशन में नहीं लिया गया। मतलब ओनली दोज पर्सन्स हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया विदाउट टेकिंग कास्ट इनटू कंसीडरेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्वेशन हुआ था उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं था, तो ये यहाँ पर अपहेल्ड हो गया। फिर उसके बाद अब अल्टीमेटली डिस्प्यूट अभी भी वही है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है क्या। तो वो अभी तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू इतना क्लियर हो गया कि हाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद वापस से एक सेकंड बैकवर्ड लॉ कमीशन बैठी, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठी, मंडल कमीशन की, जिसको हम बोला जाता है। ऊपर काका केलकर कमीशन बैठा था, 1979 में मंडल कमीशन बैठा। दिस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अगेन बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340 टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू बी ग्रांटेड टू SCBCs। तो यहाँ पर फिर ये कमीशन बैठी कि अब
चलो दे दिया हमने, ऐसी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्लास बेस्ड रिजर्वेशन दे सकते हैं, मतलब कि जो पर्सन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो कितना एक्सटेंड तक दे दें, कितना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो फिर उसके बेसिस पे यहाँ पर मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज फॉर्म्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। देखो ओबीसी और एसईबीसी बात एक ही है ना, तो आप उससे कंफ्यूज तो मत होना। तो अब मंडल कमीशन ने फिर रिपोर्ट में क्या दिया, यहाँ पर मंडल कमीशन काका केलकर कमीशन जैसा नहीं था कि कुछ भी नहीं दे पाए। मंडल कमीशन ने बोला कि 27% ऑफ रिजर्वेशन टू बी गिवन टू ओबीसी, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ अब गड़बड़ कर दी। अभी तक क्लियर हो गया था कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। मंडल कमीशन को इसलिए बुलाया गया था कि ये बता दो कि किस एक्सटेंट तक रिजर्वेशन दे सकते हैं ओबीसीज को, ठीक है, एसईबीसीज को, दोनों एक ही चीज़ है। तो उन्होंने 27% बता दिया, लेकिन इन्होंने एक और अपना दिमाग लगा के ये कर दिया कि ओबीसीज को इट इंक्लूडेड 3,743 कास्ट इनटू एसईबीसीज। एसईबीसीज के अंदर उन्होंने 3,743 कास्ट इंक्लूड कर दी। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, मंडल कमीशन अल्टीमेटली ट्राइड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आपने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन के अंदर इतनी 3743 कास्ट इंक्लूड कर दी, तो आप कास्ट के बेसिस पे तो रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये वापस से फिर गड़बड़ हो गई। तो अब फिर उसके बाद केस आया इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसीलिए ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट चैलेंज हुई इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसीलिए इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट ही चैलेंज हुई थी, क्योंकि उनसे पूछा रिजर्वेशन का परसेंटेज बता दो, लेकिन उन्होंने वो तो बताया, साथ में ओबीसी के अंदर उन्होंने कास्ट इंक्लूड कर दी, और अल्टीमेटली दे ट्राइड टू गिव रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जिस कारण से ये केस फाइल हुआ। तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फाइनली कंक्लूड किया कि भाई रिजर्वेशन टू एसईबीसीज कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कुछ कास्ट इंक्लूड कर सकते हो और उन कास्ट को आप उन कास्ट को रिजर्वेशन दे सकते हो। तो रिजर्वेशन टू एसईबीसी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये फिर फाइनली कंक्लूड किया गया। अभी तक हम ऊपर तक सारी कहानी पढ़ रहे थे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, ये इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने क्लियर किया। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला कि द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, मतलब क्रीमी लेयर ऑफ एसईबीसी शुड नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हेल्ड हुई जो मेन इंपॉर्टेंट है। पहला कि रिजर्वेशन टू एसईबीसी कैन बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, दूसरा कि क्रीमी लेयर ऑफ एसईबीसी शुड नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद आया थर्ड पॉइंट कि रिजर्वेशन इन टोटल कैन बी ओनली अप टू 50%, मतलब कि अब जो परसेंटेज था कि आप मतलब एससी एसटी ओबीसी तीनों का टोटल रिजर्वेशन मिला के आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशन एंड फॉर कंपेलिंग ग्राउंड्स इट कैन बी मोर देन 50%। यहाँ भी सब धजिया उड़ा दी। तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इतना ओपन एंडेड कर दिया कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी दे सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि अगर आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए इन टोटल, एससी एसटी ओबीसी सबको मिला के, लेकिन इन एक्सेप्शनल कंडीशन आप 50% को भी क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ भी ओपन एंडेड कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो 27% का रिजर्वेशन था जो हमने मंडल कमीशन ने दिया था फॉर ओबीसी, वो उस चीज़ को हटा के उन्होंने 50% की लिमिट लगा दी थी। तो ये हो गया इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं 15 क्लॉज 5 पे। 15 क्लॉज 4 की समरी आपको समझ में आ गई। 15 क्लॉज 4 में बेसिकली उन्होंने बोला कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। इनिशियली उन्होंने बोला कि आप सिर्फ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो एंड एससी एसटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो एससीबीसी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है, ये हमने केस लॉस के थ्रू समझा और लास्ट में इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कंक्लूड किया कि हाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है। इतनी सी कहानी है 15 क्लॉज 4 की। 15 क्लॉज 5 पे आते हैं। अब देखो 15 क्लॉज 5 का जन्म कैसे हुआ। तो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्यों लाना पड़ा पार्लियामेंट को, वो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उसके पहले एक केस आया पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द रिजर्वेशन टू एससीबीसीज एससी एसटीज, मतलब एससी एसटी ओबीसीज का रिजर्वेशन जो है दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अनएडेड मतलब कि वो गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं ले रहा है, तो उस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई, पार्लियामेंट को फिर दिक्कत हुई। पार्लियामेंट ने बोला ऐसे कैसे, चाहे अनएडेड हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो वो ले आए इसी जजमेंट का इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट पास 93rd अमेंडमेंट 2005 बाय विच आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वाज एडेड। यहाँ पर वो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ले आए और 15 क्लॉज 5 में उन्होंने वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। पीए इनामदार के जजमेंट को ओवररूल करते हुए उन्होंने क्या लॉ बना दिया नया कि 15 क्लॉज 5 में बोला कि रिजर्वेशन टू एससीबीसीज और एससी एसटीज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडेड एज वेल एज अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन शुड बी प्रोवाइडेड।
तो यहाँ पर रिजर्वेशन दोनों जगह अलग हो सकता है, प्राइवेट में भी, पब्लिक में भी, एडेड एज वेल एज अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सब में रिजर्वेशन का प्रावधान रहेगा, सब में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बोला गया। और इस पे अब ये हो गया, तो अब इसको फिर चैलेंज किया गया 15 क्लॉज 5 को कि ऐसे कैसे जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो फिर एक अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस से क्लेरिफाई किया कि नहीं, द 93rd अमेंडमेंट जिसके थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आया था, दैट अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और सेकंड पॉइंट बोला कि द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाइज टू ओबीसीज एंड नॉट टू SC/STs, ठीक है, और इसीलिए 15 क्लॉज 5 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 15 क्लॉज 5 को चैलेंज किया गया कि ये जो 93rd अमेंडमेंट के थ्रू 15 क्लॉज 5 लाए हैं, जिसमें वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी बाउंडेशन डाल रहे हैं कि भाई तुमको भी रिजर्वेशन, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन का कंसेप्ट चलेगा, वो अनफेयर हो रहा था। बट अशोक कुमार ठाकुर ने बोला नहीं हो रहा अनफेयर, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब इसके बाद आते हैं 15 क्लॉज 6 पे। 15 क्लॉज 6 बोलता है, 15 क्लॉज 6 ऐड हुआ 103rd अमेंडमेंट के थ्रू। अब रिजर्वेशन की कहानी यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद आया नया पिक्चर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो एक नई क्लास बना दी गई जिनको और रिजर्वेशन देना था। तो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आया उस चीज़ के लिए, और ये 103rd अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 6 which introduced 10% reservation to economically weaker section। और ये जो 10% का economically weaker section को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, this 10% is in addition to that 50% कैप, जो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमने 50% का कैप पढ़ा था कि यहाँ पर कि मैक्सिमम रिजर्वेशन टू इंक्लूडिंग SC ST OBC सबको मिला के 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन उस 50% के अलावा एडिशनली 10% अब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे सकते हो। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के थ्रू हो गया। मतलब अल्टीमेटली आप समझ रहे हो कहानी, पार्लियामेंट को, मतलब सरकार को, पॉलिटिशियंस को सत्ता में रहने के लिए रिजर्वेशन देना है, क्योंकि उनको वहाँ से वो उनका वोट बैंक है, और क्योंकि उनको रिजर्वेशन देना है तो इस तरह से रिजर्वेशन, इस तरह से लॉ के साथ खिलवाड़ होती है। 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3 तक कहानी बहुत क्लियर चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस देना थे, 15 क्लॉज 4 आ गया। फिर उसके बाद भी उनको मतलब उसके बाद भी संतुष्टि नहीं आई तो 15 क्लॉज 5 आ गया। उसके बाद और थोड़ा रह गया था तो 15 क्लॉज 6 आ गया, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6। और हर बार की तरह इसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर कौन से केस में, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बट फिर वापस से वही हुआ कि कोर्ट अपहेल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ऑफ 10% एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली टू प्रमोट पॉजिटिव इक्वालिटी। कोर्ट की यहाँ पर रीजनिंग थी कि नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक अलग क्लास ऑफ पर्सन है जिनको जिनके लिए पॉजिटिव इक्वालिटी होना जरूरी है, जिनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है, इसीलिए इनका जो 10% एडिशनल रिजर्वेशन है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस तरह से आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेकर 6 तक की हमारी कहानी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपको नहीं भी पसंद आई है तो भी लाइक कर देना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय, थैंक यू।